प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, ईरान पर जो जंग मुसल्लत की गई उसका 26वां रोज़ है और नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। यानी ईरान जो कह रहा है वो अलग है कह रहा है और जो अमेरिका कह रहा है वो अलग बात कर रहा है। अमेरिका तो ये कह रहा है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान इस पर जो है ये कह रहा है कि जी ऐसे कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अलबत्ता दोस्त ममालिक से राब्ते ज़रूर हैं। अमरीकी सदर क्या कह रहे हैं, ज़रा पहले उनकी बात सुने फिर आगे बात करते हैं। देखिए अमरीकी सदर ने क्या कहा। और अब बात ये हो रही है कि एक डॉक्यूमेंट है, 15 निकाती डॉक्यूमेंट, जो कि पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को दिया गया है, ईरान के हवाले किया गया है और इसमें अमेरिका की जानिब से 15 तजावीज़ दी गई हैं। अब ये डॉक्यूमेंट तो किसी ने देखा नहीं है, एग्जैक्टली इस बारे में तफसीलात नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कुछ जो चैनल्स हैं, ख़ासतौर पे इसराइल का एक चैनल है, चैनल 12, उसने रिपोर्ट किया है कि ये जो निकात हैं ये क्या है। मैं क्विकली आपको बताना चाहता हूँ, फिर इस पर शामी साहब जो हैं वो ज़रूर अपना तबसरा करेंगे। एक तो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने तजवीज़ दी है कि ईरान में नतांज, इस्फहान और जो फ़र्दो जौहरी तनसीबात हैं इनको मुकम्मल गैर फ़ाल किया जाए, बल्कि तबाह ही कर दिया जाए। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की तरफ से ईरान में सरगर्मियों की शफाफ निगरानी हो। इसके अलावा जो तजावीज़ सामने आई हैं अमेरिका की तरफ से, उनमें ईरान में ख़ित्ते में मुसल्लह प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल तर्क करने की बात की गई है। यानी ईरान जो है वो इन तंजीमों और इलाकाई वाबस्तगान को माली इमदाद और मुसल्लह करना बंद कर दे। फिर एक और तजवीज़ ये कि पहले से मौजूद और जमाशुदा जौहरी सलाहियतों को ख़त्म कर दिया जाए। जौहरी हथियारों के हुसूल के लिए कभी कोशिश ना करने का आज़म किया जाए। इसके अलावा जो एक और तजवीज़ इसमें सामने आई है वो ये कि ईरानी सरजमीन पर किसी भी जौहरी मवाद को अफजूदा नहीं किया जाएगा और तमाम अफजूदा मवाद एटमी तवानाई एजेंसी के हवाले किया जाएगा। फिर एक और तजवीज़ ये है कि आबनाए हुर्मस जो है उसको खोला जाएगा, वो खुली रहेगी और इसे एक फ्री मैरीटाइम जोन करार दिया जाएगा। ये बड़ी दिलचस्प बात है, ऐसा कैसे होगा इस पर भी बात करते हैं। फिर एक और तजवीज़ है कि ईरान के मिसाइल मुस्तकबिल के फैसले से मशरूत होंगे, लेकिन वो मिकदार और रेंज में महदूद होंगे और सिर्फ अपने दिफा के मकासद के लिए इस्तेमाल होंगे। अब ये अगर मान लिया जाए कि यही तजावीज़ हैं जो कि ईरान के हुकाम के हवाले की, क्योंकि अब इसे कन्फर्म किया जा रहा है ईरानी हुकाम की तरफ से और जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसको रिपोर्ट कर रही हैं। फिर इसके अलावा कि जो ईरान है इस मंसूबे के तहत उसको क्या मिल सकता है, क्या हासिल होगा, ये भी कुछ बातें सामने आई हैं। बिजली की पैदावार के लिए बुशहर, जो कि ईरान का इलाका है बुशहर, उसमें सिविलियन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट तैयार करने में अमरीकी मदद की बात की जा रही है। यानी अमरीका ये पेशकश कर रहा है कि हम आपको सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में मदद देंगे। इसके अलावा जो तमाम सैंक्शंस हैं ईरान पर, अब तक जितनी भी सैंक्शन लगी हैं उनका खात्मा हो जाएगा। पाबंदियों की तजदीद के खतरे को ख़त्म करना है, यानी जो सैंक्शंस हैं आइंदा न लगे, इस खतरे को भी ख़त्म करने की उसमें बात की गई है। फिर इसी बातचीत के दौरान मुमकिना तौर पर 1 महीना तवील जंगबंदी की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ईरान खित्ते से अमरीकी अड्डों के जो खात्मे का मुतालबा था उससे पीछे हट गया है? शामी साहब से इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि शामी साहब हम इस तरफ आएँ, जो एक और बड़ी अहम खबर है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर दें, और वो आ रही है कल से कि जी न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये बताया है, मुख्तलिफ आउटलेट्स और भी बता रही हैं कि पेंटागन ने 1000 से ज़ायद, कहीं 2000 भी है, कहीं 3000 भी है, अपने जो फ़ौजी हैं वो मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान किया है। और ये कहलाता है 82nd एयरबोर्न डिवीज़न। ये इसके फ़ौजी हैं जो कि एयर असॉल्ट के माहिर हैं और हमला करने के लिए ये स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी करते हैं। अब आपको याद दिलाएं कि स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कब हुआ था। ख़ास तौर पे जो ब्लैक हॉक UH-60 हेलीकॉप्टर कहलाता है, वो जब 2011 में उसामा बिन लादेन को मारने के लिए आए थे हेलीकॉप्टर्स, तो वो यही हेलीकॉप्टर्स आए थे। इनकी अहमियत क्या है, इस 82nd एयरबोर्न डिवीज़न की सलाहियत क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शामी साहब, सबसे पहला सवाल कि जो जंग शुरू करने वाला है वो मुज़ाकरात की बात कर रहा है, जो दिफा कर रहा है वो उससे इनकारी है, ऐसा क्यों है? देखें, राब्ते तो हो रहे हैं ना, और तजावीज़ जो हैं वो भी शेयर हो रही हैं। सही। और ये जो तजावीज़ सामने आई हैं ये अमेरिका ने पेश की हैं और ईरान की तरफ से भी जवाबी नुकात पेश किए जा रहे हैं। और अभी शायद ऐलान हुआ है कि बाकायदा सरकारी तौर पर ईरान अपने नुक्ता नज़र से आगाह कर देगा मीडिया को। सही है। और
अब इसमें एक मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी ज़राए जो हैं वो ख़बरें दे रहे हैं। अब वो हमारे CPNE के प्रेसिडेंट हैं काज़िम साहब, अच्छा। उन्होंने एक्स पे एक पैगाम दिया है कि भाई पाकिस्तान जो है वो सफारतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है और पाकिस्तान का मीडिया उससे बेखबर है, और जो ख़बरें हम नशर कर रहे हैं वो बैनुल-अक़वामी ज़राए से हमारे अपने ज़राए जो हैं वो खामोश हैं। सही। अब ये कहा जा रहा है, एक बैनुल-अक़वामी ज़रिए ने यह कहा है कि ईरान जो है वो जो अड्डे हैं ना अमेरिका के कायम वहाँ, उनको ख़त्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएगा। अच्छा। वह उसका यानी बुनियादी मकसद ये होगा कि सैंक्शंस जो है वो उस पर ख़त्म हो जाए, और उसके साथ ही जो आबनाए हुर्मज़ है उसमें से गुज़रने वाले जहाज़ों से उसे कुछ फ़ीस वसूल करने की अच्छा इजाज़त मिल जाए। ठीक। तो इसी तरह उसके जो असासे हैं मुंजमद, वो अगर डीफ्रीज हो जाएं तो उससे उसका बहुत सा मुदावा हो सकता है उसके नुकसानात का। अच्छा। अब ये फरीक़ैन जो हैं, और बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि तजावीज़ का तबादला हो रहा है और बिल आखिर कहाँ एडजस्टमेंट होगी और कहाँ नहीं होगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि अमेरिका जो है ये वक्त हासिल कर रहा है, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, एक तो खबर आ रही है ना कि एयरबोर्न अपने जो दस्ते हैं हाँ जी, वो वहाँ उतारना चाहते हैं, मेरीन्स जो हैं वो भी वहाँ उतारना चाहते हैं। तो इस दौरान में ये तातुल से फ़ायदा उठाकर वो अपने फौजी जो हैं वो वहाँ उसके करीब लाना चाहते हैं। ठीक है। और वही प्लान जो शुरू में आ रहा था कि जी वहाँ उतारेंगे और ये जो तंसीबात हैं इनको बिल्कुल अब ये डिस्टेबलाइज कर ये देंगे। भी शक, क्योंकि पहले भी बातचीत में धोखा दिया गया ईरान को, डिसेप्शन तो हुई ना। बातचीत शुरू की गई और उसके बाद अचानक जो है वो हमला कर दिया गया। दो दफ़ा ऐसा हो चुका है। और यही वजह है कि जो इब्राहिम जुल्फ़िकारी साहब हैं जो तर्जुमान हैं उन्होंने जो बयान जारी किया है, हाँ जी, तो उसमें तो उन्होंने जो तर्जमान है खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के यानी पासदाराने इनकलाब जो है, हाँ जी, और जो वहाँ की उन्होंने कहा कि तुमने जिस स्ट्रेटेजिक ताकत पर फख्र किया था वो शिकस्त में तब्दील हो गई है, और दुनिया की सुपर पावर होने का दावेदार अगर इस मुसीबत से बच सकता होता तो अब तक बच चुका होता। सही। और अपनी शिकस्त को मुआहदे का नाम न दो, तुम्हारे वादों का दौर ख़त्म हो गया। सही। आज दुनिया में दो महाज हैं, हक और बातिल, और हर आज़ाद सच्चाई का मुतलाशी तुम्हारी मीडिया लहरों के बहकावे में नहीं आएगा। ठीक है, यानी डिसेप्शन तुम्हारे अंदरूनी तनाज़ात अब मुज़ाकरात के मरहले तक पहुंच चुके हैं, यानी तुम्हारे अंदरूनी तनाज़ात जो हैं इतने ज्यादा हैं कि ये खुद से मुज़ाकरात कर रहे खुद से मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप सही। अपने आप से बातचीत हो रही है। इसमें कुछ मीम्स भी आ रही, तस्वीरें भी आ रही थी कि जी डोनाल्ड बातें ट्रंप कर रहे हैं आईने ना के सामने कि बैठे हमने हैं। जनाब रजीम चेंज कर दी है, हाँ जी, और हमने जनाब वो क़यादत ख़त्म कर दी है ईरान की, और अब ऐसे लोग आ गए हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं। सही। अगर ये बात दुरुस्त होती तो फिर जब शहादत हुई थी खामनाई की, उसके बाद वो जंगबंदी का ऐलान कर देते हाँ जी, कि हमने रजीम चेंज कर दी है। बिल्कुल। तो रजीम कैसी चेंज की है बिल्कुल। कि बाप के बाद बेटा बैठ गया है, और वहाँ जो लोग पासदाराने इनकलाब पे आके बैठे हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो पहले से ज़्यादा सख्त गिर मौक़िफ़ रखने अब वो वाले। कह रहे हैं खित्ते में ना तो तुम्हारी सरमायाकारी आएगी और ना ही तुम तवानाई और तेल की साबका कीमतों को दोबारा देख सकोगे। अच्छा। और जब तक तुम ये नहीं समझ लेते कि खित्ते में इस्तेहकाम हमारी मुसल्लह अफवाज के ताकतवर हाथ में है, अच्छा, और इस्तेहकाम ताकत के जरिए आता है, हम वाज़े तौर पर ऐलान करते हैं जब तक हमारी मर्जी गालिब नहीं होती कोई भी सूरत हाल यानी पुरानी हालत में वापस नहीं आएगी। ठीक है, यानी 27 फरवरी और ये उस वक्त होगा जब ईरानी कौम के खिलाफ कार्रवाई का ख्याल तुम्हारे गलीज जहन से बिल्कुल मिट जाएगा। ये आखिरी जुमला बड़ा और हमारा पहला और आखिरी लफ्ज पहले दिन से रहा है और रहेगा, हम जैसा कोई भी तुझ जैसे किसी के साथ
मुआहदा नहीं करेगा, अभी नहीं और कभी नहीं। और फतह सिर्फ खुदा की तरफ से है जो गालिब हिकमत वाला है। हाँ जी। ये जो 5000 खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर का ये बयान जारी हुआ है, तो इससे तो मालूम होता है कि ईरान जो है वो आखिरी सिपाही तक और आखिरी गोली तक और आखिरी शख्स यही तक शामी साहब इस वक्त लेटेस्ट जो खबर आ रही है लड़ने अभी, जो का अपने इरादा कर नाज़रीन के चुका है। साथ हाँ शेयर करें कि वो यही कह रहे हैं कि लेकिन ईरानी इसके- प्रेस टीवी की जानिब से आ रही है कि जी ईरान ने ये तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं और अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं, दिफाई कार्रवाइयाँ ईरान जारी रखेगा। यानी जो इस वक्त सिचुएशन है, स्टेटस को हम कह सकते हैं कि ऐसी है। तो बहरहाल हाँ, अब जब जो तक भी ईरान की जो शराइत वाक़यात पूरी नहीं आगे हो बढ़ेंगे हाँ तो हकीकत वाज़े होती चली ठीक जाएगी। है। शामी साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम सलाम सलमान शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, अभी तो बड़ी खबरें आ रही थी, पाकिस्तान की सफारतकारी की बात हो रही थी, मिस्र भी शरीक है, तुर्किया भी शरीक है, लेकिन अब जो वहाँ से जो ऐलानात आ रहे हैं और ख़बरें आ रही हैं ईरान से, वो तो कह रहे हैं कि हम वादे तौर पर कह रहे हैं कि हम जैसा कोई भी तो जैसे किसी के साथ मुआहदा नहीं करेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप को वादे कर रहे हैं, मुखातिब करके वो कहते हैं हम तो लड़ाई जारी रखेंगे। तो ये फिर कहाँ एंड क्या होगा, इसका कहाँ खात्मा होगा? जी, बहुत डेंजरस और सिचुएशन है। इट इज़ नॉट अ वेरी इनकरेजिंग सिचुएशन। जंग का खात्मा तो खैर होता है शामी साहब, आज नहीं तो कल डायलॉग तो करना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने तो पहले कहा कि अगर दोनों फरीक राजी होंगे तो पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है, पाकिस्तान सालिस नहीं है जी। और हाँ जी, इजिप्ट और सहूलतकार तुर्की का है। सपोर्ट है जी। हाँ, तो हम कोई यानी अपना राब्ताकार decision- कह लें, राब्ताकार है। जी बिल्कुल। तो राब्ताकार है जी, और हमने इनको मेज पे बिठाना है, ह्यूमैनिटी को रिस्पेक्ट देनी है जो तबाही का निशाना बन रही है इस तरफ भी और उस तरफ भी। और अनफॉर्चुनेटली जो मुस्लिम वर्ल्ड है, अब जो गल्फ पे भी रिस्पॉन्सेज जा रहे हैं, तो मोस्टली रिस्पॉन्सेज और या चोक पॉइंट जो एस्टेब्लिश किया या जो प्रेशर पॉइंट ईरान ने एस्टेब्लिश किया, इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट्स, तो उन्होंने तो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया, लेकिन उसका मेन निशाना मुस्लिम ममालिक ही बन रहे हैं जी। और रीजन के अंदर जो कि डिजाइन को फुलफिल करता है इजराइल के, जो मेन स्पॉइलर हैं दोनों इस शरीक के जंग के अंदर, और उसको ये फ्रिक्शन सूट करती है टू परसू देयर एक्सपेंशनिस्ट डिजाइंस। अब वो इधर ईरान की जंग हो रही है, ये एक अभी तक लॉजिकल एंड तक पहुंची नहीं है, इवॉल्विंग सिचुएशन चल रही है, रोजाना फैलती जा रही है। बहुत से ममालिक, और वो लेबनान में लतानी रिवर तक अपने बॉर्डर्स को ले जाने की बातें कर रहा है, वहां पे फलस्तीन के अंदर लोगों को मार रहा है। तो इस डिजाइन को पूरे इस मुस्लिम वर्ल्ड को और खासतौर पे ईरान को भी उतना समझना होगा। जनरल साहब, मैं ज़रा थोड़ा सा आपको सिर्फ इंटरप्ट करके, जो अभी हमने एक खबर दी है, क्योंकि जिस दौरान ये हम अभी प्रोग्राम ने शुरू किया तो उसी टाइम ये अब खबर आ रही है कि एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताएं कि जो ईरानी मीडिया है वो ये बता रहा है कि अमेरिका का मुजव्वज़ा मंसूबा ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। ईरान ने अमेरिकी तजावीज़ को मुस्तरद किया है। ईरान ने अमेरिकी तजावीज़ का जायज़ा लिया और उन्हें गैर मुनासिब या नामुनासिब जो है वो पाया। ट्रंप को जंग के ख़ात्मे का वक्त तयन करने की इजाज़त नहीं दे सकते, ये ईरानी हुकाम का कहना है। जनरल साहब, यानी ये तो कंफर्म हो गया, जो पहले डिनाई किया जा रहा था कि कोई बातचीत नहीं हो रही है, कम से कम ये इससे तो कंफर्म हो रहा है कि जो बातचीत है वो हुई है और तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए जो कहा जा रहा है, खबर रिपोर्ट हो रही है, गई ज़रूर है ईरान के पास, जिन्हें अब मुस्तरद कर दिया ईरान ने। देखिए सलमान जी, जो डिप्लोमेसी है जी, ये बड़ी से बड़ी अपोनेंट्स जो है, वॉरिंग फैक्शंस जो है, वो जारी रखते हैं जी। जब कतर के ऊपर भी ईरान ने, आपको याद होगा जब मिसाइल फायर किया था अल उदेद पे पिछले 12 डेज वॉर में भी, तो हम उसी पे कमेंट्री कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि जी अब कतर क्या रिस्पांस देगा। सऊदी अरेबिया की तरफ से कतर से ज्यादा सख्त उसका एक आया था कि उन्हें फियर हो गया था कि ये आगे भी बढ़ सकते हैं, जो भी मौजूदा सिचुएशन है। सऊदी अरेबिया उस वक्त अप्रीहेंसिव था उसका, और उन्हीं 3-4 घंटों के अंदर सीज फायर हो गया। मुझे बताए ना कौन थे मुज़ाकरात, कौन कर रहा था? आई एम श्योर कि कोई ना कोई कर रहा होगा। इस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे होते हैं जी, मुज़ाकरात का सिलसिला कभी टूटता नहीं है। और जो वॉर का हिस्सा होते हैं डिप्लोमेसी, वॉर क्या है? वॉर इज एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिटिक्स, इट इज ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटी, जिसका डायलॉग भी उतना ही हिस्सा है जितना वॉर, फ्रिक्शन, लड़ाई उतना हिस्सा है। लड़ाई से आपने कंडीशन करना है। अब अमेरिका फतला तो नहीं कर लेंगे, या अमेरिका ईरान को टोटल सरेंडर तो नहीं कर सकेगा। अमेरिका ने भी रियलाइज किया है कि आई हैव फेल्ड टू अचीव माय ऑब्जेक्टिव्स। वैसे तो बाय द वे उनके ऑब्जेक्टिव्स थे ग्रे में ही, आज तक उनको खुद भी नहीं पता कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। असल ऑब्जेक्टिव्स तो वो इजराइल के पूरे हो रहे थे, और उसके और ज्यादा पूरे होते जाएंगे। जितना ईरान हार्ड स्टांस लेगा,
actually it's helping, unfortunately, without going into this detail कि उन्होंने जंग कैसे लड़ी, with all my respect, बहुत बहादुर तरीके से लड़े हैं और ये अभी resilience और resolve और हुसैनियत का मुजाहिरा भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ रियलिटीज ऑन ग्राउंड भी होती हैं। जितनी जंग गल्फ में और रिस्पॉन्सेज जाएंगे, गल्फ कंट्रीज में जाएंगे, तो फायदा किसका हो रहा है? इनडायरेक्टली इजराइल का हो रहा है। और कल कोई इर्रेशनैलिटी, देखिए ये वॉर इस वक्त अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ से स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशंस हो रही हैं मेरी नजर में। तो ईरान की तरफ से वॉर शुरू होने के बाद और अमेरिका तो स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन कर बैठा है जी। वो समझे थे कि हम जब खamenei साहब को टेक आउट करेंगे, शुरू में 3-4 दिनों में इतना ज्यादा बम्बार्टमेंट होगी कि लोग अंदर से उठ खड़े होंगे और ये सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। जबकि इन्होंने ये तैयारी 12 दिन की जंग के बाद शुरू कर दी थी। ये जो मोज़ैक डिफेंस, दे न्यू इट इज कमिंग इन अ बिग वे। और ये 2021 में इस जंग का आगाज कर दिया गया था या इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी जब इजराइल को यूरोपियन कमांड से अमेरिका ने उठा के सेंट्रल कमांड में लिया, जिसमें हमारा रीजन और ईरान और ये सारा रीजन रहता है। तो उसका इसमें अंदर आने का मतलब ये था कि कहीं एक ही जगह से इस वॉर को एग्जीक्यूट किया जाएगा। वो एक इशारा था, वो भी ट्रंप के आखिरी दिन थे। और फिर दोनों दफा अब जो ट्रस्ट डेफिसिट है ईरान का, वो इसी से जन्म लिया कि डिप्लोमेसी वाज फंक्शनिंग, स्मोक स्क्रीन डिप्लोमेसी की, और बीच में से टॉमाहॉक और क्रूज मिसाइल्स और इस तरह की चीजें आना शुरू हो गई, तो वॉर ब्रेकआउट हो गई। तो अब वो ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है। बट ऑन द अदर हैंड ईरान को भी फियर सबसे बड़ा यही है कि आज मैं जंग खत्म कर दूं, ये सारी चीजें शुरू भी हो जाए, 7-8 महीने बाद हु विल गिव मी गारंटी? उस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं हूं। गारंटीज की आप बात करें जनरल साहब, क्योंकि ये अब आप ये डेवलपिंग स्टोरी है, बड़ी तेजी के साथ ज़ाहिर है इसमें अब ये डेवलपमेंट हो रही है कि ईरान जो है एक तरह तो ये कह रहा है कि हम इन तजावीज़ को नहीं मान रहे जो ज़ाहिर है सालिश के ज़रिए हम तक पहुँचाएंगे अमेरिका की, लेकिन वो अब अपनी शराइत की बात कर रहा है। और ईरानी हुकाम जो कह रहे हैं कि हमने सालिश के ज़रिए पैगाम दिया है कि ईरान अपना दिफा जारी रखेगा, जंग के ख़ात्मे की पहली शर्त हमलों और ईरानी ओहदेदारों के कत्ल को रोकना है। ईरान की दिफाई कार्रवाइयाँ ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी, जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। कल हमने शाबिज़ आपको भी याद होगा कि हमने कुछ शराइत जो कि ज़राए से शेयर की थी, उसमें यही था कि जी जंग दोबारा शुरू ना होने की वाज़ेह और काबिल अमल ज़मानत दी जाए। दूसरी शर्त यह थी कि खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को बंद किया जाए, ख़त्म किया जाए। फिर तीसरी शर्त थी कि जारे क़ुव्वतों को पीछे हटाने और ईरान को जंगी नुकसानात का हर्जाना अदा करने का जो है वो इसमें मुतालबा किया गया था। फिर एक शर्त यह थी कि ईरान ने मुतालबा किया कि तमाम इलाकाई महाजों पर जंग का मुकम्मल खात्मा किया जाए। फिर एक और शर्त थी 5वीं के आबनाए हुर्मुज़ के लिए एक नया कानूनी निज़ाम नाफिज किया जाए। और एक और शर्त थी कि जी ईरान मुखालिफ मीडिया सरगर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और अनासिर को मुल्क बदर करना शामिल है। तो यानी जो शराइत अब ईरान कह रहा है, ये कितनी काबिल अमल आपको लग रही है जनरल साहब? देखिए ईरान ने भी ये तरीकाकार भी होता है जी। और ये जो जंग, अगर ईरान ये कह दे जी मैं जंग बंद कर दूं, करने के लिए तैयार हूं, तो ये उसका एक पॉलिटिकल जो मिलिट्री पोस्चरिंग है वो खराब होती है। अमेरिका भी तो देखे ना, बातचीत की कर रहे हैं, अपनी शराइत भी रखती, 15 शराइत उन्होंने रखती, 6 शराइत अभी ईरान की आ गई। और ये कल भी इस पे थोड़ी सी डिस्कशन हो रही थी। तो शराइत भी रखती है, लेकिन मिलिट्री पोस्चरिंग अमेरिका ने भी तो अपने ट्रुप्स मंगवा लिए हैं। 3,000 के करीब, 3-4,000 के करीब एडिशनल ट्रुप्स वहां पे आ रहे हैं। उन्होंने 82nd डिवीजन को, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, उसको भी बुलवा लिया और भी बहुत सी फोर्सेस वहां पे ला रहे हैं। इवन बेरी बेड़े अभी तक वॉर पोजीशन में है, तो दे आर देयर टू स्ट्राइक ईरान। तो ये मिलिट्री दबाव जो है या जो एक गेम्स होते हैं, उनको कोई भी लूज नहीं करता। अब ईरान के पास मिलिट्री दबाव क्या है? वो यही जज्बा है कि जी हम लड़ेंगे, और वो काम भी कर रहे हैं और दे आर फाइटिंग and they have created cost irrespective उनका, if we are going down तो everybody will go down। जो भी इनके हज़ाइफ पूरा करे तो वो उसने मेंटेन रखने हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों तरफ से शराइत बिल्कुल सामने आई हैं। देखिए कोई भी मुज़ाकरात 100%, समटाइम यू विन अ वॉर एंड यू लूज इट ऑन द टेबल। ये कोई भी नहीं करना चाहता कि मैं एक वॉर जीतूं और टेबल के ऊपर, लेकिन यहाँ पर एक फेज सेविंग होती है। दोनों अपना एक नोशन ऑफ विक्ट्री लिखेंगे, रीबिल्ड करना है, अमेरिका को अपना प्राइड रीबिल्ड करना है, क्योंकि अब उसकी इस वॉर की वजह से और बहुत सारी वॉर्स लेजिटिमाइज हो गई। अब रशिया को देखें ना, हु विल आस्क रशिया कि आपने जी क्यों, कल प्रेसिडेंट बुश की हम स्पीच सुन रहे थे, कभी ओबामा की हम स्पीच सुन रहे थे
कभी हर प्रेसिडेंट अमेरिका का बता रहा होता है कि जी आपने एनर्जी के ऊपर जो रशिया ने हमले किए यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर के और उनकी चीजों के ऊपर, तो वो दैट इज अनएक्सेप्टेबल। खुद अब यहाँ पे इजराइल जो किए जा रहा है वो यहाँ पे हो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि मोरालिटी वो खत्म हो रही है, उन्होंने अपना प्राइड भी हाल कर रहा है, अपनी एक जो स्टेटस है उसको। और ईरान ने तो अभी रीबिल्ड करना है जी बहुत सारी चीजों को। मसाइल तो यहाँ पर भी हैं, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 100% मसाइल नहीं है। इसी जो इंटरनल सिचुएशन थी ईरान की अनफॉर्चुनेटली, उसी का तो वो फायदा उठाना चाहते थे। और अभी उन्होंने जेस्चरिंग कर रहे हैं कि जी रिजीम चेंज जो हमने ऑब्जेक्टिव्स करने थे वो अचीव कर लिए हुए। ये जो भी आपने जिक्र किया 82nd एयरबोर्न डिवीजन का, ये इसकी क्या अहमियत है, क्या खासियत है? क्योंकि जो इब्तदाई हमारे पास मालूमातें होती है कि ये पैराट्रूपर्स होते हैं पैराशूट असॉल्ट के लिए, और जो हवा से हमला किया जाता है ज़मीन पे, नहीं कि बाकायदा अपने बूट्स ऑन ग्राउंड की हम बात करें कि उतारा जाता है, ये वही है सब कुछ? जी बिल्कुल, ये दिस इज देयर वेरी स्ट्रेटेजिक फोर्स है जी इनकी, इमीडिएट रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स है ये इनकी, जो आके ये डिप्लॉय करते हैं। दे हैव द कैपेसिटी कि ये 18 घंटे के अंदर अंदर दुनिया के किसी हिस्से में भी, मुल्क में भी जाकर लैंड करके अपना ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं जी। दिस इज देयर कैपेसिटी। और बड़ा ये प्राउड यूनिट है इनका, इसको AA इसका इंसिग्निया ये लगाते हैं, ऑल अमेरिकन कहलाते हैं जी ये। क्योंकि फ्रॉम उस वक्त जब ये रेज हुआ था तो 48 स्टेट्स थी, तो ऑल 40 स्टेट से इसमें रिप्रेजेंटेशन थी, इसको ऑल अमेरिकन कहते हैं। और ये अपने C-17 से बड़े जहाजों से लैंडिंग करते हैं, छोटे जहाजों का भी इस्तेमाल करते हैं, हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इमीडिएटली लैंड करने के बाद ये वहां पे ऑपरेशन करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करते हैं। वर्ल्ड वॉर में भी यूज हुए हैं, अफगानिस्तान में भी यूज हुए हैं, और ये इराक की जंग में भी यूज हुए हैं। और ये बड़ा उनका एक कहते हैं स्पीयर हेड किस्म का एक इनका मोटो भी है डेथ फ्रॉम अबव। और हमने प्रोग्राम के आगाज में बताया कि जो जिनका आप कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ये रेडार में नहीं आते। और ये जो ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था उसमें भी 2 यही हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक इस्तेमाल हुए थे। MH-60 ब्लैक हॉक इस्तेमाल किए थे जी, स्पेशल इन्होंने बनाए थे सुखोई। और ये स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स थे जो एबटाबाद में इस्तेमाल किए गए थे उस ऑपरेशन में। नेपच्यून पियर्स मेरे ख्याल में नाम था जी उसका। तो जनरल साहब, ये किस किस्म की कार्रवाइयां कर सकेंगे और किस किस्म के हमले करेंगे? शामी साहब, अभी तो मैं तो अपने पर्सनली मैं समझता हूँ ये जेस्चरिंग है, पोस्टरिंग है कि जी हम अपनी एलीट फोर्सेस भी ला रहे हैं एंड वी आर एडमेंट। देखिए ना, दोनों अपने, वो कहते हैं ना, हु विल ब्लिंक फर्स्ट, ब्लिंक तो हो चुकी है अमेरिका का तो कम से कम हो चुका है, बट एटलीस्ट वो अपनी पोस्टरिंग कर रहे हैं। और अगर उनका कुछ जिस तरह का रजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ वेनेजुएला का, उस तरह का ईरान में तो हम होता नहीं देख रहे कि ये कहीं लैंड करेंगे किसी लीडरशिप को, क्योंकि दे आर स्ट्राइकिंग द लीडरशिप फ्रॉम टॉप, और ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में कभी नहीं करेंगे। फिर ये जो इनका जजीरा है जहां पे इनकी रिफाइनरी है, सॉरी ये ऑयल के जो जखायर है जो ऑलरेडी अटैक किया, अगर उस पर भी करते हैं तो आई थिंक एक ही जगह पे ये अपना टारगेट भी अवेलेबल, वो अपना हुर्मस को सेव करने के लिए और इस जजीरे पे कब्जा करने के लिए ये उनको लैंड करवा सकते हैं। बट कितना अर्सा सस्टेन करेंगे, उस ग्राउंड को होल्ड कर पाएंगे? जनरल साहब, दोनों तरफ से शरायत, और ज़ाहिर है अभी तो हम ये कहते हैं ज़राए से ही आ रही हैं, क्लैरिटी के साथ तो नहीं है, लेकिन 6 ईरान की तरफ से, 15 अमेरिकी सदर की तरफ से। वेंटेज पॉइंट आपको क्या इसमें नज़र आ रहा है? कौन से ऐसे पॉइंट है जिस पे वाकई बात हो सकती है और जंगबंदी हो सकती है? सलमान, देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप हैड अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जब डिप्लोमेसी काम कर रही थी, तो बहुत ही अच्छा उनको एक नोशन ऑफ विक्ट्री मिल जाता। और उनका जो एक जेस्चर था, या जो उन्होंने अपना ऑरा बनाया हुआ था कि मैं एंटी वॉर हूं, विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट, ये जब ईरान रेडी हो गया था अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, ऑलमोस्ट कंप्रोमाइज ही कर लिया था, जीरो एनरिचमेंट की तरफ चला गया था, IAEA के इंस्पेक्टर्स पे एग्री कर गया था। इवन कुछ इतलात आ रही है कि अमेरिकन इंस्पेक्टर्स भी किसी टाइम फ्रेम में आ जाते और वो भी विजिट कर सकते थे इनके, और जो इन्होंने ऑलरेडी एनरिच किया हुआ था उसको ऑयल में कन्वर्ट करके ये करना चाह रहे थे। दैट वाज द बेस्ट पॉइंट। बट दिस वॉर वाज टू हैपन, वो किसी न किसी तरीके से इस जंग को करना चाहते थे, और इजराइल ने पुश किया इनको कि आपने डिस्ट्रक्शन ऑफ रजीम करें, डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस कंट्री करें, ताकि ये अगले 50-60 साल सर न उठा सके। और जो आइडियोलॉजिकल इनकी बेस है, या जो रेवोल्यूशन का वो जो है ना जो बेस है, उसको खत्म किया जाए फॉर एवर। और अंदर से लोग उठ खड़े होंगे 3-4 दिनों में ही हम देखेंगे अपने ऑब्जेक्टिव। आपने देखा ना, शुरू में 4 से 5 दिन की वॉर, 5 से 6 हफ्ते की वॉर, अंदर से रिजॉल्व निकल आया है, अंदर से यूनिटी आ गई है। लेकिन कितने अरसे के लिए पोस्ट वॉर कितना आगे चलती है, दैट इज येट टू बी सीन। बिकॉज आई पर्सनली फील कि देयर इज अ सिचुएशन इनसाइड ईरान आल्सो, बट जब जंग हुई
तो वो सारे जुड़ गए और वो रिस्पॉन्स आ गया। अच्छा, उन्होंने जो सोच भी नहीं सकते थे, उन्होंने चोक पॉइंट्स किए, प्रेशर पॉइंट्स किए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और बड़ा रिस्क लिया ईरान ने। ये जो कर रहा है गल्फ कंट्रीज के ऊपर, जिस तरीके से अटैक कर रहा है, ये तो शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क मौजूद हैं जो अभी तक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। और पाकिस्तान की वजह से सर दूसरे ममालिक भी रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, उसमें सऊदी अरब भी शामिल है। ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान की वजह से सऊदी अरेबिया वगैरह। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी जब फील्ड मार्शल साहब का लंच हुआ था तो बड़ा क्लियरली प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया गया था कि व्हाट रिस्क्स आर अटैच्ड व्हाइल्स यू विल अटैक ईरान। एग्जैक्टली वैसी ही अनफोल्ड हुई हैं चीजें। जो पाकिस्तान का रोल आया, अगर अमेरिका एक्सेप्टेंस दे रहा है उस रोल को, अगर आपके वजीर आजम की ट्वीट को रीट्वीट कर रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप, तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि सेंसिबल मशवरे आए थे मेरे पास। सो ही इज नॉट एग्रीइंग विद व्हाट इज हैपनिंग देयर। वो अभी उसको रियलाइजेशन कहीं ना कहीं हुई है कि मिसकैलकुलेशन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन अमेरिका तो कर चुका है। हु कैन गारंटी कि ईरान स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन नहीं करेगा अगर वो वॉर को आगे लेकर जाए। ठीक है, तो आई थिंक जो एग्जिट कार्ड्स अगर आपको अवेलेबल हो जाए, जंग में आपको दुश्मन तो सामने होते हैं, आपको दोस्तों की जरूरत होती है। और अभी आप देखें ना, अभी अफगानिस्तान में वॉर हो रही है पाकिस्तान की, हम क्या चीखते हैं कि यार कोई पाकिस्तान के लिए नहीं आवाज उठाता, वेयर आर आवर फ्रेंड्स। उनको आना चाहिए, आगे निकले। खामोशी से बहुत से फ्रेंड्स आपके काम कर रहे थे, जैसे चाइना कर रहा है, सऊदी अरेबिया ने किया, कतर, तुर्किया ने किया। तो यू नीड फ्रेंड्स ऑल्सो। जरूरी नहीं होता कि आप बहुत ताकतवर, तो आपने देख लिया ताकत शुरू वॉर करना इज वेरी इजी। बिल्कुल, और बाजार देखा जाए तो सबसे अच्छा फ्रेंड बड़ा मुश्किल दुनिया में पाकिस्तानी बनकर सामने आ रहा है। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहे। एक क्विक ब्रेक लेते हैं शामी साहब। वो जो हमने सऊदी अरब से ताल्लुकात की बात की है, दिफाई मुआहदा हुआ और इस पर ईरान ने भी, आपको याद होगा कि इसका खैर मकदम किया था। एक ब्रेक के बाद इस पर आएंगे तो बात करेंगे। वेलकम बैक जी। तो अब जो शराइत सामने आई थी बज़ाहिर अमेरिका की तरफ से, वो ईरान ने मुस्तरद कर दी हैं। अपनी शराइत जो हैं उसकी तरफ से अब सामने आ रही हैं। इसमें क्लैरिटी आने वाले वक्त में आ जाएगी। शामी साहब, हमें अफजल रज़ा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, इरना से वाबस्ता हैं, उन्होंने हमें हाँ जी, सरकारी जो न्यूज़ एजेंसी, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजल रज़ा साहब। वालेकुम सलाम सलमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। सर शुक्रिया। आप फरमाइएगा कि अभी जो ताज़ा खबर आ रही है वो तो यही कि जो तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए भेजी गई थी ईरान को, ईरानी हुकाम को, वो मुस्तरद कर दी हैं जो अमरीकी तजावीज़ थी मुकम्मल तौर पे। देखिए, ऑनेस्टली जब कल से खबरें आ रही थी कि ट्रम्प साहब ने एक बार फिर ये कोशिश कर रहे हैं बड़े डिलीवरली कि ईरान के रेड लाइंस को क्रॉस कर लें, और शायद उनको ये नहीं पता, ये जो अभी वॉर चल रही है फॉर ईरान, दिस इज एक्चुअली वॉर ऑफ विल। अगर आप चाहते हैं कि ईरान के रेड लाइंस को क्रॉस करके ईरान को घुटने टेकने पर अब मजबूर करेंगे, फिर तो आप फर्स्ट स्टेज पे वापस चले जाएंगे। आप 2025 जून में जब इस प्रेटेक्स्ट में ईरान पर जारहियत की, इजराइल की आपने फुल फ्लेज सपोर्ट किया, और एंड ऑफ द डे आपने इजराइल को बचाने के लिए सो कॉल्ड बम्बिंग किया आपने, और आपने ये ग्लोरी एक बोलिंग की कि आपने पूरा न्यूक्लियर खत्म कर दिए। तो फिर आप अभी किस चीज के पीछे हैं? आप तो कह रहे थे कि ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को खत्म कर दिया, और अभी आप ईरान के डिफेंस कैपेबिलिटीज के पीछे पड़े हैं और ईरान के राइट्स को ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आल्दो कि आपने गुज़श्ता 3 हफ्तों से जब जंग स्टार्ट हुई है, दसियों बार, में भी 10 बार से ज्यादा आपने इस जंग में अपनी फतह के ऐलान कर चुके हैं, और आपने कहा कि आपने ईरान के बिल्कुल 100% सब कुछ को खत्म कर दिया है। और ईरान की फदाइया को, ईरान की नेवी को, ईरान की क़यादत को हमने खत्म कर दिया है, रजीम चेंज कर दी है। एक ही जुमले में वो ये कहते हैं ट्रम्प के, जी हमने सब कुछ खत्म कर दिया है, कोई नहीं बचा, और फिर दूसरे जुमले में वो ये कहते हैं कि अब जिनसे बात हो रही है मुझे बड़ी अच्छी बात हो रही है। मुझे लगता है ईरान का सब कुछ खत्म हो गया अकॉर्डिंग टू दिस स्टूपिड प्रेसिडेंट, लेकिन ईरान अपने उस 0% जो रह गया है, बड़े 0%, वो तो दुनिया के 20% ऑयल की एक्टिविटी को रोक दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल किया हुआ है, और आज के दिन भी जो भी गुजरना चाहती है वहां से कश्ती या टैंकर, उनसे अपने जो टूल्स है वो वसूल कर रहे हैं। आल्दो ट्रम्प साहब के ये भी क्लेम है कि वो नेगोशिएशन चाहते हैं। आप तो विक्ट्री की दाद दे रहे थे, आप तो कह रहे थे कि हमने ईरान पर
मुसल्लत की गई जंग पे कामयाबियां, तो फिर आप किस नेगोशिएशन के बारे में बात कर रहे हैं? अगर आप बार्गेनिंग की बात करें, दैट थिंग्स इट्स बेटर ऑन द ईरानियन साइड। मैं समझता हूं कि ईरान ने ये जो रिस्पांस दे दिया है, ये दिस इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द डिमांड्स ऑफ द नेशन। अगर आप एक 15 नुकाती एजेंडे दे देंगे और दूसरे जो दोस्त बरादर ममालिक हैं जो कि बड़े सिंसियरली कोशिश कर रहे हैं, उनको भी आप मुश्किल में डालेंगे, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर इरानियन नेशन एंड आवर फोर्सेस एट ऑल। ईरान की कौन सी बातें मानी जाएंगी तो फिर हम समझेंगे जंगबंदी मुमकिन है? साहब, आपको आवाज आई है? जी जी, मुझे फिर से पूछेंगे जरा प्लीज। ईरान की कौन सी बातें या मुतालबात माने जाएं तो हम समझेंगे जंगबंदी मुमकिन होगी? देखिए, सबसे पहले कि रेड लाइन क्रॉस करने पर ईरान कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। आई मीन फॉर द डिफेंस कैपेबिलिटी, द राइट्स फॉर द न्यूक्लियर एक्टिविटीज। सबसे पहले जिन्होंने ईरान पर जारहियत की है, उनके तरफ से अनकंडीशनली ये जारहियत का खात्मा होना चाहिए, और ईरान पर किए गए तमाम नुकसानात, जो सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन शहादतें और ये जितने भी इन्होंने डैमेजेस दिए ईरान को, देखें जी, ये वॉर एक तरफा वॉर थी। ये जिस तरह क्लेम कर रहे थे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के, वो एक प्रीएम्प्टिव, सो कॉल्ड प्रीएम्प्टिव अटैक को रोकने के लिए उन्होंने इजराइल की सारी जारहियत की। ये तो एक बेबुनियाद दावे रह गए हैं। तो अगर वो चाहते हैं कि पहले तो नेगोशिएशन, अगर आप बार्गेनिंग करने पे आ जाए, तो मुझे लगता है इस वक्त बैटल ग्राउंड में और बार्गेनिंग में ईरान का पलड़ा भारी है कंपेयर टू द यूएस। नुकसानात का अजाला अगर कर दिया गया अमेरिका की तरफ से, तो ये तो शिकस्त तस्लीम कर लेने वाली बात होगी ना, अपनी गलती मान लेने वाली बात होगी। देखिए, गलती तो वो तब भी नहीं माने थे जब दोबारा नेगोशिएशन करने के लिए आए थे, और जब स्टीव विटकॉफ साहब जब आए थे, जब वो अरागची साहब को जेनेवा में वो ये प्रॉमिस करके वापस वाशिंगटन चले गए थे, जब ओमानी वजीर खारिजा भी जेनेवा में तीसरे राउंड मुज़ाकरत करने के बाद स्टीव विटकॉफ की बात पर वो वाशिंगटन गए थे, जेडी विंस पर मुलाकात की थी। ये बदअहदी और ये जो प्रॉमिस तोड़ने की जो रवायत है, वो अमेरिकी साइड, वो ईरान के साइड कभी भी नहीं रहा। तो अगर वो डैमेजेस या ईरान पर वॉर जारहियत रोकने या ईरान के लेजिटिमेट राइट्स को रिकॉग्नाइज करने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान की जो लीगल राइट्स है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये वही लेगेसी है हजरत इमाम खामनी रहमतुल्लाह, जब उन्होंने अपनी शहादत से पहले कोई 10 दिन या 12 दिन पहले गालिबन उन्होंने ये वार्न किया था कि हम तो जंग के दर पे नहीं है, हम मुज़ाकरात के हामी है। ऑल्दो आप मुज़ाकरात के भी हामी नहीं थे, लेकिन ईरान में जो डेमोक्रेसी है, जब एक सिविलियन वहाँ पे लीडरशिप है, उनकी लाज रखने के बावजूद आपने इस मुज़ाकरात की हामी भरी, लेकिन उन्होंने वार्न किया था कि अगर आप ईरान पर वॉर मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे, फिर ये एक ब्रॉडर लेवल तक चला जाएगा, जो कि जारहियत करने वालों के कंट्रोल में नहीं आएंगे। ये ईरान पर डिपेंड होगा कि कब और किस जगह पे और किस कंडीशन में जंग रोकेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल रजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। शामी साहब, रेस्ट्रेंट की बात हो रही है ईरान की तरफ से, उसमें एक रास्ता निकलता है। वो क्या? तो उनका कि जब तक हमले बंद नहीं होंगे, ठीक है, हमले बंद नहीं, हमले तो इस वक्त भी जारी हैं, क्योंकि उस वक्त अमेरिका तक ना भी करे तो इसराइल कर देता है। मुमकिन नहीं होगी। तो मतलब यह है कि पहला काम यह है कि हमले बंद किए जाए। अब अभी भी हमले जारी हैं, तो हमले बंद हों, ठीक है, और गारंटी भी दी जाए कि दोबारा नहीं होंगे। नहीं, उसके बाद फिर आगे बातचीत जो है शुरू हो सकती है। यानी हमले बंद हों तो फिर बातचीत जो है वो आगे बढ़ सकती है। मैं इसे समझाऊं उससे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब हमले जारी हैं तो फिर उस वक्त ये कैसे को पेशरफ्त मुमकिन है। सही है। तो ये एक उसमें से छोटा एक मुझे एक लकीर नज़र आ रही है, ठीक है, आगे बढ़ने की। ठीक है, वज़ारत ख़ारिजा जो ईरानी शमीम साहब, उसकी तरफ से कुछ यानी कि कहा गया है ये कि ईरान के पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की नीयत अच्छी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हमसाया ममालिक के वज़राए ख़ारजा से राब्तों में हैं। तो ये मतलब यानी कि अब वही वाली बात है, कंफर्मेशन हो रही है। हाँ, जो बैलेंस शमी साहब अभी तो हमले रुके नहीं है ना। हाँ जी, अभी तो सिर्फ ये कहा कि 5 दिन के लिए हम आपके
जो पावर प्लांट्स हैं उनको निशाना नहीं उनको निशाना नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो हमले तो फौरी रुक जाने चाहिए, तो फिर उसके बाद एक माहौल पैदा होगा कि मजीद आप बातचीत बढ़ सके आगे। ठीक है। और बातचीत के लिए ज़ाहिर है शामिल साहब जो पाकिस्तान का किरदार है उसमें सफारती कोशिशें जारी हैं। आज शहबाज शरीफ साहब की मोहम्मद बिन सलमान साहब के वली अहद उनसे बात हुई है। किरदार तो ये है ना कि हम फैसिलिटेट करें, फरीकैन को एक दूसरे के सामने बैठा दें, उनके ख्यालात एक दूसरे तक पहुंचाएं, तो फैसला तो फिर उनको फरीकैन को करना है। लेकिन ये है कि अगर ये माहौल जो है वो साजगार हो जाए और यानी हकीकी मानों में जंग बंद हो जाए, तो फिर अमन के क़याम के लिए शराइत जो है उन पर गौर हो सकता है। अच्छा शाहिद साहब, देर पा अमन के लिए ज़ाहिर है ख़ित्ते में जो खलीजी ममालिक हैं उनका किरदार, और वही वाली बात कि जी क्या ये मुमकिन होगा कि अड्डे भी रहें अमेरिका के और जो ताल्लुकात हैं मुस्तक़बिल में वो ईरान के साथ खलीजी ममालिक के अच्छे रहें? क्योंकि अभी तो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा देखा जाए तो सऊदी अरब ने बहुत ज़्यादा किया है। पाकिस्तान का सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा है, हमारी अपनी पोजीशन एक अपनी मौजूद है। हम बार बार आज भी फ़ोन करके ट्वीट करके शहबाज शरीफ साहब ये याद दिला रहे हैं कि जी हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। लेकिन एक और पॉइंट शमीर साहब कि ईरान को भी तो इस चीज़ का इदराक है, क्योंकि जब ये दिफाई मुआहदा हुआ था तो ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं वो तो यूनाइटेड नेशंस में तकरीर कर रहे थे और उसमें उन्होंने इसका खैर मकदम भी किया था। आज जिस वक्त उस मुआहदे का तो उन्होंने खैर मकदम किया था कि उससे एक इस खित्ते में एक इस्तेहकाम पैदा होगा। हाँ जी, पहला कदम है ये बेसिकली। हाँ। अब वो जो मुआहदा है वो एक बड़े मुआहदे में ढल सकता है, मुख्तलिफ दूसरे ममालिक इस खित्ते के शामिल हो सकते उसमें शामिल हो सकते हैं, और वो इस तरीक़े से एक खुद इन्हसारी जो है अपने दिफा की वो उसकी वो यानी उसको आप इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा। मगर देखने की बात यह है ना कि अब ईरान जो है यानी जंग जो है वो आप लामतनाही अरसे तक तो उसको जारी नहीं रख सकते। बिल्कुल। तो जंग तो कहीं ना कहीं ख़त्म होनी है, और जहां फरीकैन ये समझ रहे हैं कि उनका पलड़ा भारी है, तो वहीं जो है फिर जंग रोकने की कोशिश भी होनी चाहिए। अच्छा। जब आप समझें कि पलड़ा जो है यानी किसी एक का झुक गया है, तो फिर तो मामले की नौइयत ही बदल जाएगी। बिल्कुल सही है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अगर जंग बंद करके फिर हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ उम्मीद पैदा होगी। और जहाँ तक अड्डों का ताल्लुक है खलीजी ममालिक में, उसमें तो बहुत सी पेचीदगियाँ हैं, क्योंकि खलीजी ममालिक जो हैं वो भी तो आज़ाद ममालिक है ना। हाँ जी। उनको भी हक हासिल है कि अपनी खारजा पॉलिसी और दिफाई पॉलिसी का फैसला कर सके। ठीक है। उनको आप मजबूर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इस जंग से कुछ सबक तो नहीं, वो सबक हासिल करें। अच्छा। अपने तौर पर हासिल करें। अच्छा। और वो जो उन्होंने हजारों अरब डॉलर जो हैं वो झोंके हैं अमेरिका में इन्वेस्टमेंट की सूरत में, अब इन्वेस्टमेंट की सूरत में, और उनकी उसके अंदर आप देखें डॉलर के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं 3000 अरब डॉलर जो हैं 3 ट्रिलियन। तो वो अभी वादे कर चुके हैं और को इकरार कर चुके हैं। तो अब और इसराइल उनसे अमेरिका से डॉलर वसूल करता है, और अमेरिका जो है वो अरबों से डॉलर जो है वो खींच रहा है, और इनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा। ये जो अड्डे हैं, अड्डों की सारी कीमत भी तो अरब ममालिक अदा कर रहे हैं ना। बिल्कुल। अच्छा शामी साहब, लास्ट 2 मिनट रह गए। पाकिस्तान और साथ मिलके एक बड़ा मुआहदा बनाया जाए इलाकाई मुल्क एक ममालिक का, तो एक उससे यानी यकीनन सूरत हाल तब्दील हो सकती है। आने वाले दिनों में फिर शायद इस पर भी बात होगी ना कि क्या इसराइल ये होने देगा, क्या भारत ये होने देगा। वो तो हर चीज़ में कोई ना कोई। अभी मैं सुन रहा था वो पालकी शर्मा वो कह रही हैं जी पाकिस्तान डेस्परेट है क्योंकि पाकिस्तान का 90% तेल वहां से आते नहीं, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है इस वक्त भारत। तेल वहीं से आता है ना। हाँ। भारत कौन सा खुद तेल पैदा करता है, उनका भी फायदा ही होगा। हाँ, लेकिन बहरहाल शामी साहब आज हाँ, हमारी बहन जो आसिया अंदराबी हैं, हाँ जी, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है कल। हाँ जी। और ये एक इंडियन अदालत ने, वो तिहाड़ जेल में इस वक्त कैद हैं। 2017 में उन्होंने यौम पाकिस्तान मनाया था 23 मार्च को। अच्छा। और झंडा लहराया पाकिस्तान का झंडा, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। सही है। उस वक्त से वो कैद हैं, और उन पर बेसरोपा मुकदमात कायम करके अब उनको उम्र कैद की सजा दी गई है। और फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन, दो उनके साथ उनकी साथी जो हैं, 30 साल, उनको 30 साल कैद की सजा दी गई। और इनके जो शौहर हैं आशिक हुसैन फख्तू, वो 2003 से वो भी
कैद हैं और उनको भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। आप देखें कि पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत है और कश्मीर की आज़ादी जो है उसके लिए जो इनकी लगन है उसकी कितनी कड़ी सज़ा वो भुगत रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने की पादाश में उनके साथ क्या बर्बरियत का। लेकिन नाज़िम ये है शामी साहब कि ये जो जिद्दोजहद है ये इंशाल्लाह जारी रहेगी। तो पाकिस्तान की कदर करें हम, ठीक है, और वहाँ जो कश्मीरी भाई जो हैं वहाँ जो कदर कर रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है सर, हमें ज़रा एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नाज़रीन अपने ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।